लीव ऑन द सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड पोजीशन। मतलब कि हमें एक चेस्ट पेन ऐसी फील होगी जो कि एग्रीवेट कर जाएगी जब हम सांस अंदर लेंगे। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमें पेन होगी, ऐसी पेन होगी तो आप सांस लेनी बंद कर देंगे 1 सेकंड के लिए कि ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप सिटिंग पोजीशन बैठ जाएंगे तो फिर लीव मिल जाएगा, या लीन फॉरवर्ड पोजीशन, यानी कि बैठ के थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ बेंड होना, इसे हम कहते हैं लीन फॉरवर्ड पोजीशन। तो इसके अंदर लीव मिल जाता है। मोस्टली जो क्लू हमें मिलता है, जो क्लिनिकल फीचर मिलता है, यही मिलता है पेरिकार्डाइटिस के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में अगर हम ईसीजी में देखें, ईसीजी में हमें नजर आएगी डिफ्यूज एसटी सेगमेंटेशन एलिवेटर। ठीक है, एसटी सेगमेंट है ना, उसकी एलिवेशन नजर आएगी लेकिन वो डिफ्यूज होगी। मतलब ये कि एसटी सेगमेंट वो एलिवेटेड होगा। ठीक है, डिफ्यूज्ड होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से एलिवेट होगा या दूसरी जगह से थोड़ा सा डिप्रेस होगा, नहीं होगा तो पूरा ही एलिवेट होगा, जिसे हम डिफ्यूज एलिवेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसके पास कार्डियल जो होता है, फ्रिक्शन रब्स भी हमें ऑस्कल्टेशन में मिल सकते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये कहता है अंडरलाइन काज पे। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन काज कौन सी हो सकती है? मोस्टली तो इडियोपैथिक होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमने 2 चीज़ें और डिस्कशन की थी कि वायरस हो सकता है कौन सा, कोक्साइकी वायरस और एसएलई। एसएलई तो ऑटोइम्यून, अगर ये है तो हमें पहले ऑटोइम्यून को ट्रीट करना होगा, तो ये पेरिकार्डाइटिस ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। अगर वायरस इसकी वजह से तो एंटीवायरल हमें थेरेपी देनी होगी। ठीक होगी। तो ये अंडरलाइन हम काज कर सकते हैं। अगर सवेर पेन है तो हम इसे दे सकते हैं, मार्फिन वगैरह दे सकते हैं तो रिलीफ करना चाहिए। ये हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम और मार्फिन में ये दोनों तो पेन किलर है, लेकिन मार्फिन जरा सवेर के लिए देते हैं। ये हम देते हैं ओपियोइड, जो कहते हैं ना ओपियोइड पेन किलर। मतलब कि ये होते हैं जो सिर्फ कंडीशन कुछ होती है जिसके अंदर हम दे सकते हैं, हाई कंडीशन में नहीं दे सकते। वो बहुत ज्यादा होगी, जैसे माइकार्डियो इन्फेक्शन है ना, उसके अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन मॉर्फिन। हाँ, लेकिन इसके अंदर बेनिफिट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी हैं, इसलिए कुछ पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे मॉर्फिन हम एमआई के अंदर दे तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एस्थमा है तो मॉर्फिन का साइड इफेक्ट ये है कि ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो जैसे ही आप देंगे आपकी पेन वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको एस्थमा की सिम्टम आनी चाहिए, सांस से इतनी आपकी ड्रॉप हो सकती है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ कंडीशन के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन हाई कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते। उसके अलावा इसका वो भी है ना, ये क्या कहते हैं कि एडिक्शन हो जाती है इसकी। ये आपके जो नशइयत रहा था वो यही लगाते हैं, ये मार्फिन होती है, अपोइड, यही अपोइड ही होती है। अपोइड तो लगा मार्फिन की बात, मार्फिन पेन किलर की बात। हाँ, पेन किलर है, अपोइड वाकई यही हाँ है। जी, ये पेन किलर की बात कर रहा हूँ। वो पेन किलर कोई एडिक्शन हो जाती है, वो उनको आराम ही नहीं आता डाइक्लोडान से या दूसरे नॉर्मल पेन किलर। हाँ, ये कि एडिक्शन हो जाती है कि आपके अंदर जो ना सिंपल हमारे पास जो डिक्लोफेनिक सोडियम पेन किलर हम देते हैं,
इस तरह के जो दे देते हैं उससे आराम आ जाता है आमतौर पर, लेकिन जब आप ये यूज करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसका इफेक्ट ही नहीं रहता। इफेक्ट नहीं रहा, वो तो कहता है फिर कि ये वो साइड बंदा आपको इफेक्ट लगवा केगा मुझे लगाओ। मैंने कुछ खुद ही ये पेशेंट देखे हैं, वो छुप छुप के वो कहते हैं, खुद लगाना शुरू कर देते हैं, जब डॉक्टर नहीं लगाते तो इसकी एडिक्शन हो जाती है। लो बताओ, फिर मेरी पेन ही नहीं खत्म होती है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है आयोटिक डाइसेक्शन। ये तो बलाल हमारे पास है कार्डियोलॉजिस्ट, बताएं ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं, आपको ये बताना होगा। एओटिक डाइसेक्शन का जो मुझे पता है उसमें ये है कि देखें जी, एओटी का ना आपका बलून अप हो जाता है, आपका एओटा जो सा ना बल्जिंग हो जाती है, और उसका एक इंसिजन फट जाता है वो, ठीक है, इंसिजन हो जाती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ना वहां से, पंचर हो जाता है आपका एओटा। तो इसका डाइसेक्शन मतलब कि ना एओटा। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वेसल्स की होती है ना लेयर, उसका नाम क्या होता है वो बताएं आप। जी जी, बेसिक ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा जो है ना, ये अच्छा नहीं, 3 लेयर होती हैं वो मुझे बताएं जी। ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटेशिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें असल में होता है कि आयोटिक डाइसेक्शन में ये होता है कि ये एक कंडीशन है इन विच देयर इज द टेयरिंग ऑफ द टुनिका इंटीमा, यानी कि टुनिका इंटीमा के अंदर एक टेयर बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से विच लीड टू एस्केपिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ल्यूमन, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा ल्यूमन क्रिएट कर सकता है बिटवीन टोनिका इंटीमा और टोनिका मीडिया। मतलब कि एक तो ल्यूमन हमारे पास अयोटा का है, उसके साथ साथ अगर एक और ल्यूमन क्रिएट कर देता है, वो किसके दरमियान में कर सकता है? टोनिका इंटीमा और टोनिका मीडिया के दरमियान में, ठीक है। तो इसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाइसेक्शन। और जब ये वेसल्स के अंदर होगी तो जो वेसल्स है वो हमारे पास जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी? उसकी कम होगी और कम होने की वजह से ये रप्चर भी हो सकता है, रप्चर हो जाती है, वीक हो जाती है ना, वीक हो सकती है। और वीक होने की वजह से जब रप्चर होगी तो सारा काम खराब हेमरेज हो जाएगा, तो हेमरेज हो जाएगी और इसमें डेथ भी हो सकती है। क्योंकि मेजर आर्टरी हमारे पास अयोटा, और ये एक मेजर काज भी है उसकी कार्डियक टेम्पोनेट की, कि वो आपकी पेरिकार्डियम जो सा है हार्ट के, उसमें हार्ट की कार्डियल पेरिकार्डियम में ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्लड जो सा ना। तो इस केस में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आप उसकी ट्रीटमेंट अगर करते हैं ना, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं आप, तो वो भी नहीं आप कर सकते, आपके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है आपको, सिरिंज से आप नहीं खाली ड्रेन करके उसे, क्योंकि आप कोई ब्लड है तो वो आप निकाल ही जाओगे तो वो और आता जाएगा, क्योंकि डाइसेक्शन। तो इस केस में फिर वो पेशेंट का जो शॉक में जा सकता है। तो अच्छा ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयोटिक डाइसेक्शन की है हमारे पास हाइपरटेंशन है, ठीक हो गया। हाइपरटेंशन के अंदर मतलब कि ब्लड इतना हाइपरटेंशन हो जाता है कि वो एक और रूट अपना बना लेता है टेयरिंग करके टोनिका इंटीमा की, और दरमियान में बना लेता है टोनिका मीडिया के, जिसे हम कहते हैं आयोटिक डाइसेक्शन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक मार्फन सिंड्रोम होती है, वो होती है 15 क्रोमोसोम के ऊपर जब डिफेक्ट होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में आ जाता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है ना उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है, जिसके अंदर इलास्टिसिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिसके अंदर वेसल जो वीक हो जाती है। अगर वो सिंड्रोम है ऑलरेडी तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है आयोटिक डाइसेक्शन, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्लिनिकल फीचर अगर देखें तो उसके अंदर हमारे अक्यूट शार्प चेस्ट पेन हमें नजर आएगी, विच रेडिएट टू बैक ऑफ द चेस्ट, ठीक हो गया। अक्यूट होगी हमारे पास और चेस्ट से स्टार्ट होगी, लेकिन वो ऐसे रेडिएट करेगी बैक ऑफ चेस्ट,
तो ये हमारे पास क्ल्यू मिल जाता है आयोटिक डाइसेक्शन का। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो है ना वो ट्रीटमेंट वो सर्जिकल करेक्शन ही है। उसके अलावा हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से ओवरलोड कम हो जाए योटा का। लेकिन इसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, जो परमानेंट है, वो है सर्जिकल करेक्शन। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब डाइसेक्शन हो गया योटा की तो थिन हो जाएगी, जैसे कि हम बलून के अंदर एयर बहते जाते हैं, एयर बहते जाते हैं, एक लिमिट तक तो वो बर्दाश्त करता है, उससे ज्यादा हो तो वो फट जाता है। तो इसी तरह ये इतनी मतलब कि वीक हो जाएगी, ये फट सकती है, रैप्चर हो सकती है। उसके साथ एनोरिज्म हो सकता है, आयोटिक एनोरिज्म, यानी कि बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, जैसे कि गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गया। ठीक हो गया, आयोटा या रैप्चर हो सकता है। उसके बाद आर्गन इस्कीमिया हो सकता है। रैप्चर होने के बाद क्या होगा कि ब्लड आगे जाएगा, आर्गन तक जब ब्लड नहीं जाएगा तो आर्गन इस्कीमिया हो जाएगा। अब इस्कीमिया हो गया तो ब्लड नहीं मिलेगी तो आगे सेल्स की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, किडनी फेलियर वगैरह जैसे इसमें हो सकता है। तो इसमें हमारे पास डेथ भी हो सकती है ड्यू टू शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था आयोटिक डाइसेक्शन था। ठीक हो गया।